नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 19 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और रशिया समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से रात के शो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उस चीज पे हमको और आपको कड़ी नजर बना के रखने की जरूरत है, इंसानियत के नाते भी, जियोपॉलिटिकल एंगल से भी और साथ ही एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी, चूंकि आने वाले टाइम में हमारे देश पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भले ही इसके बारे में हमारे देश की गोदी मीडिया और हमारे देश की सरकार बात ना करे, और साथ ही इस समय इजराइल बुरी तरीके से डर चुका है। इजराइल बुरी तरीके से कांप रहा है और कांपने की वजह से उसने अपनी तैयारी इतने एडवांस लेवल पे कर दी है कि अगर ये तैयारी सच में मुकम्मल हो गई तो अरब को कोई बचा नहीं पाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपकी ये बात समझ में डिटेल में आ जाएगी। और साथ ही लेबनान की आर्मी ने वो काम कर दिया जो काम तो किसी अरब के गद्दार ने किया ही नहीं था। वो काम किया है लेबनान की आर्मी ने। अब वो कौन सा काम है और इससे इजराइल को कितना फायदा पहुंचने वाला है, ये भी आपको इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही भारत की पॉलिटिकल कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं जो आपके लिए देखना, आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। गाजा से भी कुछ बड़ी अपडेट है, उनको भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि आप ये कमेंट करें, अभी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। इस सवाल का जवाब आप अपने सीने पे हाथ रख के दीजिएगा, तभी आज के बाद मैं आपको खबरें सुनाऊंगा, अदरवाइज नहीं सुनाऊंगा। आज ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ वो आप जानिए। जब आपने गाजा की खबरों को देखना और सुनना चालू किया था तो क्या आपने केवल इस वजह से गाजा की खबरों को देखना शुरू किया था कि वहां पे मुसलमान मारे जा रहे हैं? क्या आपने सूडान की खबरों को केवल इस वजह से देखा कि वहां पे मुसलमान हैं? कोई और दीन, कोई और धर्म का बंदा होता तो हम उससे कोई मतलब ना रखते? क्या आपने ये सोचा था? 100 में से 99% लोग अभी कमेंट में करेंगे कि नहीं भाई, हमने देखा कि वहाँ इंसानियत शर्मसार हो रही थी, इस वजह से हमने गाजा की खबरों को देखना चालू किया। लेकिन आज एक और देश है जहाँ पे इंसानियत शर्मसार हुई, जहाँ पे आतताई दुर्दांत अपराधियों ने किसी को मारा, और इसके बारे में अब आपको डिटेल में बता रहा हूँ और इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। मामला बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है मैंने आपको शाम को डिटेल में बताया। वहां के एक छात्र नेता की गोली मार के हत्या कर दी गई। हालांकि कुछ टाइम तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन कल जब उनके मारे जाने की खबर निकल के सामने आई तो बांग्लादेश में हिंसा बुरी तरीके से भड़क उठी। अब बांग्लादेश में जब हिंसा भड़क उठी, इसी दौरान लोगों ने अलग अलग लोगों को टारगेट करना शुरू किया। तभी किसी ने बता दिया कि एक जिला लगता है मेमनसिंह जिला। इस मेमनसिंह जिले में एक शख्स है जिसका नाम है दीपू चंद्र दास। दीपू चंद्र दास एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था और इसकी फैक्ट्री थी दुबलियापाड़ा इलाका में। दुबलियापाड़ा इलाके में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। इसी दौरान किसी ने बता दिया कि दीपू चंद्र दास तो इस्लाम को गाली दे रहा, दीपू चंद्र दास तो मोहम्मद साहब को गाली दे रहा है। इसी के बाद एक भीड़ का तबका वहां पे पहुंचता है, दीपू चंद्र दास को पहले पकड़ता है, उसके बाद बुरी तरीके से पीटता है। पीटने के बाद तब तक मारता है लातों से, घूसों से। वीडियो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सेंसिटिव वीडियो है। मैं भी ट्राई करूंगा कि एक छोटी सी क्लिप ब्लर करके आपको साइड में दिखा दूं, चूंकि इससे यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से चैनल तक डिलीट हो जाते हैं। ये इतना वायलेंट मामला है, बाकी प्रयास करूंगा। इसको लातों से, घूसों से मारा जाता है। मारने के बाद इसको पीट पीट के कत्ल किया जाता है और कत्ल करने के बाद दोस्तों सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पेड़ में लटका के इसको आग के हवाले कर दिया गया। और जब ये शैतानी भीड़, ये आतंकवादियों की भीड़ जब कह रही थी कि हमने मार दिया, हमने मार दिया, तब ये नारा कौन सा लगा रहे थे पता है? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का नारा ये लगा के अपने आप को समझ रहे थे कि हमने इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में अहमद अल अहमद ने कैसे इस्लाम का होने के नाते अपने जान पे खेल के यहूदियों की जान बचाई। और ये क्या कर रहे हैं? ये जो कर रहे हैं इनसे इनको पता नहीं कि आने वाले टाइम में धार्मिक मतभेद कितना बढ़ेगा, कहां कहां पे मुसलमानों पे अत्याचार होगा, क्या कुछ होगा इनको नहीं पता। बस ये टूट पड़े। एक अदने से इंसान को कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़ घेर के मार रही है, आके हवाले कर रही है। अब ये बात जब आपको बता रहा हूं तो बहुत सारे लोग कहेंगे, अभी कमेंट में बोलेंगे कि प्रखर तुम्हारे हिंदू भाई भी तो ये काम करते हैं।
अब ये कमेंट आप करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब ये काम हुआ मुझसे पहले वीडियो किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आज आपके आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, आपके आंतरिक मामले, आपके शेख हसीना से लड़ाई, आप भारत से नफरत करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन इस हिसाब से भारत के नाम पे वहाँ पे एक हिंदू को टारगेट करना, उसको मारना और निहत्थे को मारना, लड़ाई के मैदान की बात अलग है, किसी निहत्थे को भीड़ द्वारा पीट पीट के मारना, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? किसी की लाश के साथ बेहुरमती करके उसको आग के हवाले कर देना, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? अगर नहीं देता तो भी आप कमेंट करके बताएं, और अगर देता है तो भाई साहब जिस इस्लाम की जानकारी मुझे, फिर शायद वो गलत है, क्योंकि जितना मैंने सुना है, जितना मैंने जाना है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पढ़ी है। खैर, ये कौन सी इस्लाम को फॉलो करते हैं, अब क्या ही बताएं। बहरहाल मामला इतना सेंसिटिव है, भारत में इसको लेके बवाल मचा हुआ है, और इस वजह से जो यूनुस की सरकार है उसने गारंटी ली है कि आने वाले टाइम में इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं उनको जेल पहुंचाया जाएगा, कानून के कटघरे में लाया जाएगा। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि जहाँ के बहुसंख्यक ने कोई काम किया है, वहाँ के बहुसंख्यक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये बात क्या बोल रहा हूँ, आपको इसको डिटेल में समझना होगा। जिस देश के बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक पे कोई काम कर दिया, कोई अत्याचार कर दिया, कोई जुल्म सितम कर दिया, तो उस बहुसंख्यक की भीड़ पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये एक कड़वा सच है दोस्तों, एक कड़वा सच है। खैर, एक बड़ी अपडेट थी, आज मुझे लगा कि इसको आपके सामने रखा जाए। एज ए हिंदू होने के नाते आज आपसे मदद की गुहार लगा रहा हूँ। नफरतें बढ़ेंगी, कुछ किसी को नहीं मिलेगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही सऊदी अरब से और कतर से भी और इजराइल से, चूंकि तीनों ही इसमें शामिल हैं। कहानी ये है कि इजराइल बुरी तरीके से डर रहा है, इजराइल बुरी तरीके से अंदर से हिल रहा है, कांप रहा है। और उसके पीछे कहानी सबसे बड़ी ये है कि इजराइल पहले सोचता था कि अमेरिका केवल हमारे ही लिए अपने जो तगड़े वाले हथियारों केवल हमको देगा, हमारे लिए ही बनाता है, लेकिन अमेरिका ने इनको बता दिया कि बाबू तुम ही नहीं हो, हमको पैसे से प्यार है, हमारी पार्टी पैसा है, कोई इजराइल या ईरान नहीं। इसके बाद सऊदी अरब को F-35 देने की जब बात हुई, तब उस समय इजराइल भड़का था। जब इजराइल भड़का था तो उस टाइम अमेरिका ने कहा था कि देखो इनको F-35 दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छा वाला नहीं दे रहे हैं। F-35 में इनके थोड़ी सी कमी कर देंगे, थोड़ा सा लो एंड वेरिएंट देंगे। इसकी वजह से F-35 का कोई खास मतलब सऊदी अरब के लिए रहेगा नहीं। इजराइल ने कहा ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर रिपोर्ट निकल के सामने आई कि तुर्की भी F-35 लेने की फिराक में लगा हुआ है। अब ये बात जैसे निकल के सामने आई, फौरन बवाल मचा। तुर्की कैसे ले सकता है, तुर्की तो इजराइल की वैसे ही मुखालफत में खड़ा हो जाता है, सऊदी तो कम होता है, तुर्की हो जाता है। यहाँ पे भी इजराइल भड़क गया। उसके बाद अमेरिका ने एक पेच निकाला और कहा कि भाई तुर्की ऐसा है, तुम्हारे पास S-400 है और तुम रशिया से हथियार लेते हो, इस वजह से हम तुमको क्यों दें। चलो तुर्की तो मान लो बीच में अभी झूल रहा है, क्योंकि जब तक उसके पास रशिया का S-400 है, अमेरिका उसको अपना हथियार नहीं देगा, अपना फाइटर जेट नहीं देगा। लेकिन इसी मामले में अब कतर ने एंट्री मार ली। रिपोर्ट आपके सामने आप पढ़ें कि कतर ने भी F-35 फाइटर जेट लेने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। यानी बहुत जल्द कतर को भी F-35 फाइटर जेट मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में 4 देश ऐसे होंगे, एक तो इजराइल है, बाकी इजराइल को छोड़ के 3 देश ऐसे होंगे जिनके पास F-35 पहुंच जाएगा। और इसका मतलब आने वाले टाइम में इजराइल की जो सल्तनत है वो घटती जाएगी दोस्तों। और ये चीज इजराइल को अंदर से हिला रही है, अंदर से दहला रही है। और यही वजह है कि इजराइल लगातार परेशान है, लगातार। आलम यह है कि इजराइल ने F-35 फाइटर जेट का एडवांस में ऑर्डर दिया है, और इस ऑर्डर में इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि हमको भर भर के हथियारों का जखीरा चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हम मिडिल ईस्ट में बाकी देशों से टॉप लेवल पे आ जाएं। यानी इनके अंदर इस कदर डर का माहौल है कि बाकी देशों से टॉप लेवल पे आने के लिए अभी अमेरिका से भर भर के F-35 फाइटर जेट खरीदेंगे, ताकि इनको कोई टेंशन ना रहे। यानी मतलब बड़ा साफ है कि अब हथियार लेके ये मिडिल ईस्ट में टॉप पे जाना चाहते हैं। अमेरिका सबको हथियार बेच बेच के पैसे कमाना चाहता है, और ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही हैं। इधर सऊदी अरब और बाकी देशों की आप कहानी हटा दें, लेबनान की आर्मी ने वो कर दिखाया है जिसको सुनने के बाद आप केवल हंसेंगे। लेबनान की आर्मी ने वो कर दिखाया। लेबनान की आर्मी इस समय मीटिंग ले रही है पेरिस में। मुद्दा क्या है? पेरिस में मुद्दा ये है कि लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह से कैसे निपटेगी। ध्यान दीजिएगा,
लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह से कैसे निपटेगी और कौन कौन से देश मदद करने आएंगे? तो सबसे पहले कूद के आता है उसमें सऊदी अरब, उसके बाद उसमें फ्रांस आता है, फिर एक आध दो देश और आते हैं और 2026 में एक मीटिंग करके ये प्लान बनाया जाएगा कि कैसे हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा। यानी हिजबुल्लाह के हथियारों को छीनने के लिए क्या कुछ करना है, इसके बारे में बाकायदा साजिश और तैयारी लेबनान की आर्मी खुद कर रही है। अब ये किसके इशारे पे कर रही है, इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है, बताने की जरूरत नहीं है। ईरान के खिलाफ लेबनान की सरकार पूरी तरीके से उतर चुकी है। और यहाँ से एक बात पता चलती है दोस्तों, और ये बात बहुत साफ है, इस बात को आप डिटेल में जानिएगा कि कभी भी देश और देश की जनता दुश्मन नहीं होती। लेबनान के लोग ईरान के लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेबनान के लोग ईरान के लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन जब तक ईरान के हक में सत्ता रही, सारी चीज़ें रोटी बेटी का संबंध था ईरान से। लेकिन जैसे ही अमेरिका के हक में सत्ता आ गई, अब आप आलम देखिए कि राजदूत ईरान का गया तो उसको रोक दिया गया। तो इस लेवल की कहानी होती है नेताओं की। तो नेताओं के चक्कर में पड़ने से क्या होता है, अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। बांग्लादेश कैसा चल रहा है उसका वीडियो आप एक बार फिर से डिटेल में सामने देख लें, किस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है। 1-2 मिनट तक आप देख ले पहले। কিন্তু তারা এসেছে এবং তারা কিন্তু ভাঙচুর চালাচ্ছে এখন। দর্শক, ইতিমধ্যে প্রথম আলোর যে কয়েকটি যে ফলোয়ার রয়েছে তারা কিন্তু ঢুকে পড়েছে ভিতর থেকে কিন্তু তারা আসবাবপত্র এবং বিভিন্ন সরঞ্জামাদি তারা কিন্তু নিচে নামিয়ে কিন্তু অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছেন। এখান থেকে আমরা তাদের যে ভাষ্য অনুযায়ী তারা যে স্লোগান দিয়েছে সে স্লোগানে বলেছে ভারতের আধিপত্য যারা কায়েম করতে চাইবে তাদেরকে আমরা মাটির সাথে মিশিয়ে দেব। সেই और ये प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहा है चूंकि वहां के एक छात्र नेता की गोली मार के हत्या कर दी गई और ये आरोप लगाया गया कि शेख हसीना की पार्टी के लोगों ने हत्या करवाई है। इसके बाद इस लेवल पे बांग्लादेश जल रहा है दोस्तों। सेम हमारे देश में भी यही होता है। कुछ लोग हैं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो सपा को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के चक्कर में अगर पा जाए तो एक दूसरे का गला काट लें, एक दूसरे का गला काट लें कि भाई ये तो बीजेपी वाला इसको मार दो, ये तो कांग्रेस वाला इसको मार दो। लेकिन आज कहानी आपको बताऊंगा, स्क्रीन पे अब आप एक वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी का नेता नहीं है। और ये सत्र के बाद चाय पी रहे हैं सब लोग, सारे लोग। प्रियंका गांधी हैं और भी लोग हैं, सबको आप पहचान रहे हैं। ये तमाम लोग हमारे सामने लड़ते हैं, हम इनके लिए लड़ते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं तो भ्रष्टाचारी है, नेहरू ने ये कर दिया तो मोदी ने ये कर दिया तो अटल ने ये कर दिया। और सब कुछ बोलने के बाद कैमरे के सामने अकेले में बैठ के सब साथ में चाय पी लेते हैं।
और हम जैसे लोग लड़ते हैं कि मोदी बुरा है, राहुल गांधी अच्छा है, राहुल गांधी के बाप ने देश लूट लिया, मोदी ने देश बचा लिया। भाइयों बहनों, यही है ना। सेम हाल लेबनान और ईरान का है, सेम हाल बांग्लादेश का है। नेताओं के चक्कर में पड़ा जो भी, उसकी स्थिति ऐसी ही होने वाली है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर इजराइल ने एक रशिया के नागरिक को गिरफ्तार किया है। रशिया का नागरिक था जिसका नाम था बिटले बाकायदा वर्किंग वीजा पे इजराइल के अंदर आता है और आने के बाद बिटले ने वहां की सेंसिटिव जगहों की फोटोज खींचना शुरू कर दिया, सेंसिटिव जगहों की। अब ये फोटो जब खींचा जाना शुरू हुआ तो भाई इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट तो काफी अच्छी है, सिनबेट पूरी दुनिया लोहा मानती है। सिनबेट ने नजर रखना शुरू किया कि भाई साहब ये क्या है। इसके बाद जब नजर रखने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो पता चला कि ईरान यहां पे जासूसी करवा रहा था। यानी ईरान ने अपना कांटेक्ट रशिया में बनाया है। रशिया के किसी नागरिक को उसने पैसा दिया, बातचीत की और कहा कि तुम वहां पे वर्किंग वीजा पे जाओ। 30 साल का ये शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया। वर्किंग वीजा पे रशिया का ये नागरिक ईरान के इशारे पे इजराइल आता है, पहले काम करता है, उसके बाद सेंसिटिव जगहों की फोटोज खींचता है और उसको ईरान को सप्लाई कर रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान कुछ बड़े हमले की तैयारी में भी हो? क्योंकि ये चीजें जो निकल के सामने आ रही हैं, इससे इरादा बड़ा साफ निकल के सामने आता है कि भाई किसी बड़े हमले की तैयारी हो सकती है। अदरवाइज ऐसा जासूसी करवाने का मतलब क्या बना? बहरहाल जैसा होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हाँ, नोएडा से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि नोएडा में बाकायदा एक बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, कई सारे स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और उसके बाद किस लेवल की जांच पड़ताल हो रही है उसका वीडियो आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि नोएडा के अंदर बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद किस हिसाब से हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ तैनात है। अब ये धमकी किसने दी, क्या कोई बड़ा हादसा होने वाला था या फिर महज एक मजाक था, जो भी होगा इसके बारे में आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से चैनल पे अगर आप नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप डेली देखते भी हो लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब का बटन उसको आप दबा दें। आप वहाँ से एक बटन दबाते हैं, हमारे दिल में एक घंटी बजती कि चलो किसी अपने भाई ने मुझसे सब्सक्राइब करके अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया। बाकी जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं, जितनी बातें मैंने बताई हैं, कमेंट में सपोर्ट कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों से शेयर कर दें। चूँकि हमारी ताकत कोई PR टीम नहीं है, हम कोई रील के माध्यम से सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुए। हम केवल आपके दिलों तक अपने दिलों की बातों को पहुंचाते हैं। वो बातें आपको अच्छी लगती हैं, दैट्स व्हाई यू लव अस। हम और हमारी टीम इसीलिए दिन भर मेहनत करती है ताकि आपको निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करके दिखाऊं। अदरवाइज आप सोचिए मैं आपको गाजा की खबरें बताऊं, फिर ये कहूं कि यार बांग्लादेश में मुसलमानों ने गलत किया, ये बता दूं, कहीं मेरी ऑडियंस नाराज हो जाए, तो ये तो फिर अंधभक्ति ही है ना। कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ये नहीं, खबरें बराबर होनी चाहिए। खैर, आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।